देखिए, जो ख़राब हालात होते हैं वो एक इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छे हालात होते हैं। देखिए, हर इन्वेस्टर को, जब हम बहुत सारे और शोज़ पर, आपकी भी पॉडकास्ट पर ये बात बार बार जो है वो कही जाती है कि अच्छे स्टॉक्स लें और स्टॉक्स जो हैं वो अपनी फंडामेंटल को देखते हुए लें। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि एक फ़ोन है, मिसालन आईफोन है, और ये 4 लाख रुपए की जगह मिल रहा है डिस्काउंट में 2.5 लाख रुपए का, तो आप शायद उसको लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 4 लाख रुपए की चीज़ 2.5 लाख रुपए में मिल रही है। एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ ये डिटरमाइन करना है, और वो आपकी मदद से या हमारी मदद से जो है वो ये डिटरमाइन, हम उन्हें हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि ये एक स्टॉक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है या उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अगर एक इन्वेस्टर को ये पता चल जाए कि इस स्टॉक की फेयर वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो उसे स्टॉक खरीदते हुए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ये अब मुझे किस वैल्यू में मिल रहा है। जिस तरह आपने कहा कि मारी की शायद वैल्यू 4,000 4,500 होनी चाहिए, लेकिन अब वो 1,500 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो आज आप ये कहेंगे कि यार ये मारी इज़ माई बाय कॉल। तो बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सोचकर कि सामने से मुझे स्टॉक में ये जो प्राइस इस वक्त, जो वैल्यूएशन अभी नीचे ट्रेड कर रही हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। लेकिन हमें शायद इसको देखना चाहिए हिस्ट्री के ज़मरे में, कि हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में इस तरीके के क्राइसिस पहले तो नहीं है। 99-2000 में भी एक क्राइसिस था, फिर 2005 में भी एक क्राइसिस था, फिर 2008 में भी क्राइसिस था। मार्केट है जो है वो 4,800 पे भी गई, मार्केट 14,000 पे भी गई, 4,800 पे गई, फिर हमने देखा मार्केट आजकल 46 और 47,000 के दरमियान ट्रेड कर रही है। हमने ये देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ मीडियम टर्म स्टॉक्स जो हैं वो अपने, जब वो फैक्टर्स जो हैं वो जब एडजस्ट होते हैं, या ज़रा पॉलिटिक्स पे क्लैरिटी आती है और इकोनॉमी में क्लैरिटी आती है, तो वो स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यू के करीब जाना शुरू कर देते हैं। हमें सिर्फ इन्वेस्ट करते हुए ये नज़र रखनी है कि हम एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू पे कर रहे हैं, और जो उसकी फेयर वैल्यू है उससे डिस्काउंट पे हम इसको बाय कर रहे हैं, यानी एक अच्छी प्राइस पे कर रहे हैं। वो जितनी ज़्यादा बेहतर अच्छी प्राइस में मिले, ये एक इन्वेस्टर के लिए इससे ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। बट इसमें उसको थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टेम्परामेंट चाहिए होगा, और थोड़ा फेथ चाहिए होगा कि ये स्टॉक्स जो हैं वो अपनी फेयर वैल्यू के क्लोज आना शुरू कर देंगे जैसे ही थोड़ी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बेहतर होगी। और जिसकी हल्की सी झलक हमने जुलाई के महीने में देखी कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम हुआ, मार्केट एक महीने में 41,000 से 49,000 हो गई, कि एक 8,000 पॉइंट्स की रैली बहुत तेज़ी से आई है। और इसमें कुछ स्टॉक्स जो हैं वो 5% से लेकर 70% तक एक महीने में बढ़ गए हैं। तो कहने का मकसद ये कि स्टॉक्स जो हैं वो सिलेक्शन जो है वो अच्छी रखें, अच्छे स्टॉक्स में करें, और थोड़ा फेथ रखें, स्पेकुलेट ना करें, तो आपको रिटर्न्स उस हिसाब से ही कॉम्पनसेट हो जाएंगे। जैसे अभी आजकल बड़ा बर्निंग इशू है कि IPPs के साथ मुआहदे किए, आपने ठीक नहीं किए, डॉलर बेस के ऊपर किया और वो किया, लेकिन सम हाउ पीपल आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि ये IPPs जो हैं ये सारी आपके लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। वो 3 कंपनीज़ का तो डिविडेंड देकर मैं परेशान हो गया हूँ कि 17 रुपये का डिविडेंड दिया है, 20-22 रुपये की शेयर ट्रेड हो रहा था, फिर वो 32 रुपये तक गया, अभी फिर वो डिविडेंड देने के बाद फिर वो 16-17 पे आया हुआ है। पाक पावर जो थी उसने 15-16 रुपये का डिविडेंड दिया है, और ये नहीं, पिछले 3-4 साल में अगर आपने 100 रुपया लगाया था तो 100 रुपये से ऊपर का सब पावर कंपनीज़ ने आपको डिविडेंड दिया है। सो पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि प्रॉब्लम ये थी, गवर्नमेंट ने ये मसला किया, चलो कर दिया, गलत एग्रीमेंट था, नहीं करना चाहिए था। बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी बिज़नेस है, तो क्या आप बिज़नेस से लड़ के करोगे? आप ये सारे घिराव कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है भाई, बिल तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बिजली बंद होगी तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्जेक्टिव ये बताने का है कि अगर वो बिज़नेस उसका बेनिफिशरी है, तो आप बिज़नेस से लड़ने के बजाय बिज़नेस के पीछे क्यों नहीं चले जाते? आप बिज़नेस को बाय कर लें। आपको अगर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा बिल पे आ रहा है तो कहीं से आप कंपनसेट उसके डिविडेंड से तो कर रहे हैं। तो ये जो सेंस है ना पाकिस्तान में, ये है ही नहीं एक लिहाज से। वी ट्राई टू ओनली डिस्कस प्रॉब्लम्स, सोल्यूशंस पे कम बात होती है। अच्छा, प्रॉब्लम्स अगर हैं भी तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? कभी हम बिज़नेस साइड से नहीं देखते कि हम उसी बिज़नेस का शेयर ओनर क्यों ना बन जाए, एटलीस्ट हम भी तो प्रॉफिटेबल हो सकते उस तरीके से। तो इस पे आप क्या इस तरह करेंगे? लेकिन भाई इंशाल्लाह आपका अगर एक कारोबार है और वो बहुत अच्छा जो है वो कमा रहा है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक, या तो मैं दूर खड़ा रहूं और ये कहूं कि यार लईक भाई बहुत पैसे बना रहे हैं, या तो मैं किसी तरीके से कोशिश करूं कि जिस तरीके की जो सक्सेस लईक भाई की है मैं भी उसको रेप्लिकेट कर सकूं। लेकिन अगर लईक भाई मुझसे ये कह दें कि भाई जो इस कारोबार के थ्रू मैं पैसे बना रहा हूँ
इसके कुछ यूनिट्स या इसके कुछ स्टॉक्स या इसके कुछ हिस्से मैंने मार्केट में भी दिए हैं, अगर तुम चाहते हो तो तुम भी इसके हिस्सेदार बन सकते हो। तो टेक्निकली मैं उस सक्सेस में उसका पार्ट बन जाऊँगा। हमें स्टॉक मार्केट में कुछ 600 साढ़े 600 कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है। अब इन कंपनीज़ में अभी छोड़ दें रिसर्च डिपार्टमेंट या छोड़ दें कोई एनालिसिस, आपको कोई बहुत हार्डकोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि अगर मेरी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, डीवैल्यू हो रही है, और आईटी कंपनीज़ की सारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो होती हैं डॉलर डिनोमिनेटेड, मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या कोई एक अच्छी कंपनी है जिसका मैं हिस्सेदार बन जाऊँ, ताकि जो रेवेन्यू वो कमाती है या जो मुनाफा वो कमाती है मैं भी उसका एक पार्ट बन जाऊँ, ताकि जब उसके मुनाफे बढ़े तो मेरा भी मुनाफा बढ़ जाए कि वो उसमें से मुझे कोई अपना शेयर दे दें। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट ऊपर है, तो ये एक लेमैन को पता है कि बैंक्स जो हैं वो इसके बेनिफिशियरी होते हैं, और बैंक्स जो है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस पर सिंस उनका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, उनका एक लोन पोर्टफोलियो होता है, उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो रिलेटिवली, क्योंकि करंट अकाउंट भी होते हैं उसमें, तो ये एक बहुत लेमैन टर्म है। आपके मेरे अकाउंट बैंक्स में, हमारा कहीं ना कहीं करंट अकाउंट होगा, हमें पता है हमारे पैसे जो है वो बैंक के पास फ्री में पड़े हुए हैं, और सामने जो है वो इसको डिप्लॉय करके उस पर एक अर्निंग बना रहा है। तो ये तो एक कॉमन मैन एग्जाम्पल्स है। एक तरीका ये है कि मैं दूर से खड़ा रहकर एक बैंक को कहूँ कि यार ये वाला बैंक जो है ना वो बहुत पैसे बना रहा है। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो पैसे बना रहा है तो तकरीबन सारे ही बैंक्स की जो है वो शेयर्स लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, मैं जाऊं और कल मैं उसका हिस्सा बन जाऊं, और उसके बाद जो वो अर्निंग्स कमाते हैं सारे बैंक्स तकरीबन डिविडेंड भी बहुत अच्छे देते हैं, तो उसके मैं डिविडेंड भी कमाऊं, और जब उनकी शेयर प्राइस ऊपर बढ़ जाए, थोड़े हालात बेहतर हों, तो मैं वहाँ से कैपिटल गेन भी कमाऊं। तो अगर मैं सिर्फ अगर दूर खड़े रहकर ये देखूँगा कि वो बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं या वो नाजायज़ कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, वो एक सोशल डिबेट अपनी जगह है, बट अगर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि कोई ऐसे बिजनेसेस हैं, जो कि बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि इस एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं। हमने देखा कि डिस्पाइट पिछला साल जो है वो बहुत टफ़ रहा है बिजनेसेस के लिए, उसके बाद भी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज़ हैं जिन्होंने अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है अपने पिछले पूरे साल का या हाफ ईयर का, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 13% से 15% से ऊपर है। तो जब इतनी मुश्किल एनवायरनमेंट में कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अच्छे मुनाफे बना रहे हैं, और जब हालात बेहतर होंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, तो मैं क्यों आज उसका हिस्सा नहीं बनूँ।